नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर है अस्थि शरीर, मतलब ऑस्टियोलॉजी। ठीक ना। अब ऑस्टियोलॉजी का एक संधि विच्छेद करके मैं आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मली आप उसको देख लीजिए, एक तरफ है ऑस्टियो और दूसरी तरफ है लॉजी। ऑस्टियो का मतलब अस्थि, शरीर का वो कठोरतम भाग, ठीक, जिसपे हमारा शरीर का ढांचा टिका हुआ है, उसको हम अस्थि कहते हैं। और लॉजी की जहां तक बात आती है तो लॉजी का मतलब होता है थ्योरी, या वो चीजें जिसको हमें पढ़ना है। कोई एक सिद्धांत होता है, कोई एक थ्योरी होती है जिसको लॉजी कहते हैं, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ऑस्टियोलॉजी, वो चीज जिसमें हम अस्थि के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक ना, समझ में आया? ठीक, बोन और उसकी स्टडी, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, माने अस्थि के बारे में पढ़ना, जो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, उस जो तरीका है, जो सिद्धांत है, उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। रक्त मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है धातु में कि 7 धातुएं होती हैं, और जो हमारी अस्थि है वो 5वीं धातु है। देखिए कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है अस्थि। तो ये 7 धातुओं में से 5वीं धातु है। अमूमन ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके आया है कि अस्थि जो है कौन से नंबर की धातु होती है। ठीक, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अस्थि जो है वो 5वें नंबर की धातु होती है। ठीक ना। ये सभी शरीर का धारण करते हैं। देखो, जब आयुर्वेद पढ़ोगे ना तो इस तरह की तमाम चीजें आएंगी। जो ये इंग्लिश का टर्म है, बहुत पुराना टर्म है, शरीर को धारण करना, अमूमन ये समझ में नहीं आता है। वो एक नॉर्मल तरीके से आप समझ लो, ये शर्ट है, मैंने इसको पहन लिया, तो मैंने क्या किया, शर्ट को धारण कर लिया, हो गया ना। तो मतलब ये सारी चीजें से मिलके शरीर बनता है, यानी उसमें ये धारित होती हैं, तो ये धारण कहलाता है। उसमें कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अस्थि धातु नहीं, इन 7 में, अस्थि धातु इन्हीं 7 में से 5वीं धातु है। जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थि क्या है, 5वीं धातु है। यह 5वीं अस्थि धातु स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंगों को आकार देता है। देखिए आगे हम पढ़ाएंगे कि ये कठिन है, स्थिर है, और शरीर को, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि शरीर को एक आकार देता है। ठीक है। अगर कंकाल ना हो, उम्मीद करिए, समझिए कि अगर कंकाल ना हो तो आपके शरीर का गति 0, चल नहीं पाओगे। ठीक, आकार सुडौल हो, लंबे चौड़े हो, खत्म। तो आप और शरीर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो अस्थि का काम क्या है, ये जो है हमारे शरीर को आकार देती है, गति देती है। सबसे बड़ी चीज है मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। अब मान लीजिए आपका कंकाल जुड़ा हुआ है, अब मैं एक लाठी लेके मार दूं आपके पैर पे, कंकाल टूट गया, चलेंगी? चलना बंद। तो कंकाल, whenever the skeleton is broken, तो your movement is restricted, आपकी जो भी गति है वो गति रुक जाएगी। तो गति किससे मिलती है? इससे, ये धारणा से हमको पता चलता है कि गति हमको इस स्केलेटन सिस्टम से मिलती है। ठीक ना। और ये कठिन होती है। कैसे प्रमाणित करेंगे कि कठिन होती है, वो हम आपको आगे के अभी क्लास में बता रहे हैं। ठीक ना। अगले नंबर पर हम आते हैं अस्थि की परिभाषा। ठीक ना। ये भी आपके लिखित में तो क्वेश्चन आया रहा होगा, लेकिन अगर बाय द वे इंटरव्यू सेशन या इस तरह से कुछ होता है तो अस्थि को जानने के लिए उसकी परिभाषा भी जानना बहुत जरूरी होती है। स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना को हम क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। देखो, कठिन की बात आ जाओ तो शरीर 7 धातुओं से मिलकर बनी है, ये आप जानते हो। ठीक। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, और उसको हम कहीं गाड़ दिए जमीन के भीतर, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद जब उसको हम कभी फिर से खन के निकाले तो हमें 7 धातुओं में से कौन सी धातु मिलती है? मांस मिलेगा, मज्जा मिलेगा,
तो सप्त धातुओं में से हमें एक ही धातु मिलेगी, वो है अस्थि धातु, कंकाल, वही नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि इन सप्त धातुओं में सबसे कठिन धातु कौन सी है, वो अस्थि है आपकी। ठीक ना, प्रमाणित हो गया आपको। शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार देना, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, आकार आपकी अस्थि ही दे रही है। अस्थि का मैंने अभी उदाहरण बताया कि कंकाल टूट गया तो आकार गया, टेढ़े होके गिर गए हो हटिए पे, ठीक ना। आधार प्रदान करती है, आधार माने बेस। यहां मांस है ना, इन मांस को एक आधार चाहिए ना, कहां लटकेगा, ऐसे हवा में तो लटकेगा नहीं, तो उसको एक आधार चाहिए। आधार कहां से मिलता है, बोन से मिलता है, यह भी प्रमाणित हो गया। और इन आकार आधार प्रदान करने वाली रचना को क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। The hard tissues forming the framework of the body is which hard substances which construction the skeleton of body, ठीक ना। तो हमारे स्केलेटन को जो हार्ड टिश्यूज जो एक आकार देते हैं, मूवमेंट देते हैं, उसी को हम अस्थि कहते हैं। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक कोई क्लियर ना हो तो बताइए। वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है मैसेज करके हमको या उस पर कोई आप संदेश दे के रिप्लाई करके आप बता सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा, हमारी टीम आपकी जवाब देगी। थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था, ये स्लाइड उसी पर, चूंकि मैंने इसको पहले भी बता दिया है। इसी से अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक समय तक अपना स्वरूप धारण किए रहता है। जैसे मृत शरीर, डेड बॉडी को जमीन में दबाकर पश्चात कुछ दिनों बाद वहां की मिट्टी खोदकर देखी जाए तो रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं तथा शरीर की अन्य रचनाओं का नाम मात्र भी अवशेष नहीं मिलेगा। अवशेष अगर किसी का मिलेगा तो वो है आपकी अस्थि का। ठीक, तो ये स्लाइड इससे मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से डीपली समझा रहा हूं कि ये सबसे कठिन धातु होती है और जो बहुत लंबे समय तक रहती है। आ जाते हैं अस्थि के स्वरूप। ठीक, परिभाषा जान गए, उसके बारे में जान गए, अब उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। अस्थि धातु शरीर में सबसे कठिन भाग है, ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रमाणित भी कर दिया। इसमें गुरु, खर, कठिन, स्थूल, स्थित एवं मूर्तिष्ठ, दृष्टिमान माने दिखाई देने वाला गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इन गुणों से ये शरीर को धारण करने में, मज्जा की पुष्टि करने एवं मांस को सहारा समर्थ करने में समर्थ होते हैं। मज्जा को पुष्टि देते हैं और मांस को एक बेस देते हैं, सहारा देते हैं। ठीक ना। उपरोक्त गुणों के कारण इन्हें पार्थिव कहा जाता है। पार्थिव का मतलब वो चीज जो पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक ना, इसीलिए बॉडी को पार्थिव भी कहा जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पंच महाभूत से हमारी पूरी ब्रह्मांड में भी पंच महाभूत है और हमारे अंदर भी पंच महाभूत है। ठीक, क्षिति गल गा पावक गगन समीरा, ये जो पंच महाभूत है वो इस पूरे ब्रह्मांड में भी है। पूरे ब्रह्मांड में पंच महाभूत है और हमारे अंदर भी वही पंच महाभूत है। हमारी बॉडी भी उसी पंच महाभूत से बनी है जिस पंच महाभूत से ये हमारा पूरा सृष्टि बनी हुई है। ठीक ना। अब कैसे अस्थि में उसका क्या क्या योगदान है, हम आपको प्रामाणिकता की तरफ ले जाके उसको बताते हैं। आकाश, आकाश महाभूत के बारे में आप जानते हैं, विराट है, बड़ा है। अस्थियों का छिद्रित होना, देखो अस्थि जब आप देखेंगे ना तो आपको पोर्स नजर आएगी, छोटे 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 पोर्स नजर आएगी। अस्थियों का छिद्रित होना आकाश महाभूत के कारण ही होता है। ठीक ना, क्योंकि अस्थियों में आकाश महाभूत की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो उसी के कारण ये जो हमारी हड्डी है उसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, आप अगर कभी अस्थि को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायु, अब वायु महाभूत का क्या योगदान है?
अस्थियों की वृद्धि और पुनर्उत्पादकता वायु महाभूत के कारण होती है। देखिए अस्थि जो है पहले बच्चा छोटा सा रहता है तो उसकी हड्डी भी छोटी रहती है, जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसमें हड्डियों का भी ग्रोथ होता है। तो जो ग्रोथ ऑफ बोन्स है, ठीक है, और फिर से कुछ हड्डियों को टूट गई या कुछ चीज हुई तो फिर से वो अपने आप को रीमेंटेन किया। तो जो ये ग्रोथ और रीमेंटेन की प्रक्रिया होती है वो वायु महाभूत के कारण ही होती है, ठीक ना। अगला आ जाइए अग्नि। अग्नि माने फायर। अस्थियों की रक्तनीयता अग्नि महाभूत के कारण होती है। देखिए आप जानते होंगे कि रक्तमयता जो है वो हड्डी का पूर्ण सिद्धांत है। तो जो ब्लड की एफिशिएंसी होती है वो जो होती है वो अग्नि महाभूत के कारण होती है। अब आ जाते हैं जल, ठीक। अस्थियां लचीली होती हैं। देखिए हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटली है, हम कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक। छोटा बच्चा है, आपने यूं यूं कर दिया, या हमारी जो भी लचीली स्थितियां हैं वो जो है जल महाभूत के कारण। देखो पानी को जिस सतह में डाल दो, पानी को बर्तन में डाल दो तो बर्तन के सवाल हो जाता है, वैसे फैला दो तो लंबा हो जाता है। तो जो उसकी स्थिति होती है फेस बदलने की, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो लचीलापन है, वो जो हमारे बॉडी का लचीलापन है वो जो है, आप कभी कभी जिम्नास्टिक्स को देखिए, वो जिम्नास्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने शरीर को तोड़ मोड़ देते हैं, तो वो कैसे होती है, उनकी हड्डी तो नहीं टूट जाती, ठीक ना। कई बार वो कलैया खा जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, ऐसे झुक के ऐसे धनुष बना देते हैं, धनुष आसन में आप देख रहे हैं। वो जो लचीला स्थिति है वो जल के कारण होती है। बचता है पृथ्वी महाभूत। अस्थियों का कठिन होना। पृथ्वी कठिन है। क्या आप पृथ्वी को बहुत नरम समझते हैं? पृथ्वी बहुत कठिन है। कितने लोगों का हमारा भार लेके चल रही है, ठीक। तो पृथ्वी बहुत कठिन है। पृथ्वी के अंदर छेद क्या, देखिए अब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं कि आप लोग साइंस पढ़ते होंगे तो अंदाज होगा। एक गोला है, अब अगर हम मान लें तो हम इसको पृथ्वी मान लें, ये हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है, हम तो इसी के अंदर कहीं है ना। क्या छेद के आर पार निकल सकते हैं? कभी कोशिश करके देखिए, छेद के आर पार, वो बहुत कठिन है, वो चीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक। तो वो जैसी पृथ्वी की गुण है कठिनता, वैसे ही हड्डी की भी गुण होती है कठिनता, वो बहुत कठिन होती है। आप देखे होंगे कई कई साल से दबे हुए जीवाश्म मिलते हैं, कई सौ साल पुराने, अध्ययन में पता चलता है कई सौ साल पुराने जीवाश्म, वो हड्डी आज भी जमीन के नीचे दबी हुई है, ठीक। आप अगर देखेंगे तो वो हड्डियां, उसके मांस मसला सब गायब हो चुका है, लेकिन हड्डी जमी हुई है। आप किसी रेगिस्तानी एरिया में जाइए, आपको मरे हुए तमाम कंकाल नजर आते हैं, जो प्यास व्यास के कारण मर गए हैं, पड़े हैं, गिद्ध चील खा गई, तो सब चीज तो खा गई, हड्डियां थोड़ी ना खा जाएगी। हड्डी पड़ी हुई है, ढांचा पड़ा है, ये चीज निकला हुआ है, सोमालिया जाइए, वहां इंसान के कंकाल आपको नजर आते हैं, ठीक ना। वहां भूखमरी थी और भूखमरी के कारण लोग इधर उधर मर जाते थे, तो वो भी आपको दिखाई देता है। तो हड्डी जो है वो कठिन भाग है, वो जल्दी मिलती नहीं है, वो पड़ी रहती है बहुत लंबे। चलिए अब आ जाते हैं अस्थियों की संख्या। तो संख्या में देखो, घुमा फिरा के कान पकड़ो एक ही है, कुछ लोगों ने कुछ चीज को छोड़ा है, कुछ लोगों ने कुछ चीज को जोड़ा है, फर्क इतना ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आचार्य चरक के अनुसार हमारे पूरे बॉडी में जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उसकी संख्या 360 होता है। आचार्य चरक के अनुसार ये संख्या 360 है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये संख्या 300 है, ठीक ना। और मॉडर्न में आ जाते हैं, आजकल आधुनिकों के अनुसार, जो मॉडर्न्स हैं उनके अनुसार हड्डियां जो है वो 206 होती है। तो जब भी मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछे तो 206 ही बताइए। यदि ये पूछता है कि चरक के अनुसार कितना है या सुश्रुत के अनुसार कितना है, तो आपको वो फिगर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह के फंसाने वाले आते हैं
कि सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है बॉडी में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुश्रुत जी जो थे आचार्य सुश्रुत वो 300 बताए थे, ठीक है। चरक 360 बताए थे। मॉडर्न जो है वो 206 बता रहा है, ठीक। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसके लिए क्या चीज है, ठीक ना। फिर से मैं दोहरा दूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है, या सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है, या मॉडर्न के अनुसार अस्थियों। मॉडर्न नहीं पूछता है, वो नॉर्मल पूछ देता है कि शरीर में अस्थियों की संख्या क्या होती है। तो एक विकल्प दे देगा 204, 205, या यही दे सकता है 360, 300 और 206। तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कह रहे सर तो बताए थे 300 होता है। तो सर बताए थे सुश्रुत के अनुसार बताए थे, ठीक है, चरक के अनुसार बताए थे, लेकिन क्वेश्चन आपको सुश्रुत या चरक का नाम नहीं ले रहा है, तो कंफर्म मानिए कि ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, आयुर्वेद भी दो तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ एंशिएंट के आएंगे, कुछ मॉडर्न के आएंगे। तो आपको एंशिएंट को भी जानना जरूरी है और मॉडर्न को भी जानना जरूरी है, ठीक ना। खत्म, नाश्ते बोल दूं। आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। अगले क्लास में फिर आपकी मुलाकात होगी। शरीर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मजे के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। रचना शरीर और क्रिया शरीर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर आपको दिला सकते हैं ये। तो इसलिए इसको बहुत मजाक में मत लीजिए। रिसेंटली कई जगहों में इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम स्तर पे आए हैं, ठीक ना। तो आपकी जो 40% क्वेश्चन की जो स्टेटस है उसमें अच्छे खासे एक मार्क गेनिंग सब्जेक्ट रचना शरीर और क्रिया शरीर है। तो रचना शरीर और क्रिया शरीर को ध्यान से पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।